ओके, वी विल स्टार्ट। तो हम लोग देख रहे थे ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एंड प्लाज्मा काइनिन, इसका सेकंड पार्ट। तो जैसे आप लोगों ने अगर रिवाइज किया है जो लेक्चर आ गया था पहले, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। उसी को आगे हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे, इसलिए रिवाइज करना कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड है, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आप लोग इसके रेगुलर कांटेक्ट में नहीं रहेंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम दिस। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन किडनी हम लोगों ने देखा था कल, एक बार और इसको रिवाइज करते हैं। सो मेनली अगर देखा जाए तो जो रेनिन है या जो एंजियोटेंसिन सेकंड है मेनली, जिसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, इसका मेन जो एक्शन है दैट इज वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन जो ये कर रहा है इट इज विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। सो अकॉर्डिंगली ये जो मेन फंक्शन है it will be going to be carried out in the kidney. So in addition to exerting the indirect effect on kidney through aldosterone, angiotensin second promotes sodium and hydrogen exchange in the proximal tubule and increase sodium chloride and bicarbonate reabsorption. Further, it reduces the renal blood flow and produces intrarenal hemodynamic effect, which normally result in sodium and water retention. तो यहाँ जो सेकंड पॉइंट है, होता क्या है कि अगर ऐसा रेगुलर होता रहेगा या हाइपरटेंशन का स्टेज आ जाएगा, सो ऑर्गन आपका स्ट्रेस में आ जाएगा, तो वहां पे ब्लड का फ्लो ही जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और ये जो फंक्शन है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन ये बढ़ जाएगा। However, and the opposite action has been observed in cirrhotic and the renal vascular disease. अगर रीनल या वस्कुलर डिजीज है कभी कभी इसका अपोजिट एक्शन भी देखने को मिलता है। देखिए ऑनलाइन ज्वाइन करने में आप लोग इतना टाइम लगाते हैं, आप लोग आ रहे हैं। Then we have discussed about the pharmacological action on CNS, central nervous system. So it has been noted that the systemically administered angiotensin second can gain access to the certain periventricular areas of the brain to induce drinking behavior and antidiuretic hormone release, both of which would be conducive to the plasma volume expansion. So if we are talking about CNS, तो जो ड्रिंकिंग बिहेवियर है वो इसके चलते बढ़ जाएगा, और ड्रिंकिंग बिहेवियर वाटर अगर ज़्यादा प्यास लग रही है बार बार तो उसके चलते जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसका भी वो जो रिलीज है बढ़ रहा है, और सिंपैथेटिक आउटफ्लो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इसका जो प्रेशर एक्शन है उसमें। Now on the peripheral sympathetic structures. So the angiotensin second is enhancing activity of the peripheral action as well. It releases adrenaline from the adrenal medulla, stimulates autonomic ganglia and increases the output of noradrenaline from the adrenergic nerve endings. तो जैसा हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है, इसका जो एक्शन है वो सिंपैथेटिक जो पाथवे है उसको और ज्यादा, इसलिए इसका जो एक्शन है वो देखने को मिलता है जो रिलीज हो रहा है। हेलो सर। ओके
सो अगर हम देखें जो कंप्लीट जो सिस्टम है उसको समराइज करें और जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उसमें देखें, तो जो कंप्लीट सिस्टम है वो इस तरीके से काम कर रहा है। यानी कि जो रेनिन है वो रिलीज तो होगा, और जब वो रिलीज हुआ है तो हर एक जगह से हम लोगों ने इसका स्टडी किया कि मान लीजिए जो सिस्टम्स हैं एक्सट्रेंसिक लेवल पे काम कर रहे हैं या इंट्रेंसिक लेवल पे काम कर रहे हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल है वो सर्कुलेटिंग जो जो रेनिन है उसको कैप्चर कर रहा है और एंजियोटेंसिनोजन को वो कैप्चर कर रहा है, और धीरे धीरे वो चेंज कर रहा है एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। अब ये जो प्रोसेस है ये एक्सट्रेंसिक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, यानी कि वो हर ब्लड वेसल के अंदर चल ही रहा है। और साथ ही अगर हम देखें तो जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो भी जो सर्कुलेटिंग जो रेनिन है उसको भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और फिर जो कन्वर्जन है वो वो एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर लगातार होता जा रहा है। इसलिए इसकी जो क्वांटिटी है जीरो नहीं होने वाली, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मान लीजिए जैसे जो लीवर है उसके अंदर ये बन गया है एंजियोटेंसिन सेकंड, और इसका जो फर्स्ट एक्टिविटी है दैट इज सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी है उसको ये बढ़ाएगा। वाटर सोडियम इसका जो रिटेंशन है उसको भी ये बढ़ा रहा है, प्लस कर रहा है। यहाँ पर जो एडिनल ग्लैंड है वहां पे स्टिमुलेशन करके जो एल्डोस्टेरोन है उसका सिक्रेशन ये बढ़ा देगा। वस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ये बढ़ाता है, क्यों बढ़ाता है? बिकॉज इट विल इंक्रीज द इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम, जो कैल्शियम है उसका जो इनफ्लक्स है उसको बढ़ा रहा है, इसलिए इसका जो एक्शन है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरह देखने को हमको मिल रहा है। और अगर हम देखें ये एक्ट कर रहा है ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर लोब, और वहां पर जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है उसका ये सिक्रेशन कर रहा है, और ये जो इफेक्ट है इसको बढ़ा रहा है। तो यानी कि इसका सोडियम एंड वाटर का जो रिटेंशन है वो होगा, उसके चलते ब्लड वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, प्लाज्मा लेवल बढ़ेगा, और इसके चलते हैं जो ऑर्गन्स हैं स्ट्रेस में आ जाएंगे, एक्स्ट्रा लोड बढ़ेगा, एक्स्ट्रा वेट गेन हो जाएगा। एडिमा हम जिसको एक टर्म देते हैं एडिमा, अगर आपका जो किडनी है अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है या हाइपरटेंशन के साथ इसका स्टेज आ रहा है तो वहां पर ये टर्म यूज होता है एडिमा। और फाइनली आपका जो हाइपरटेंशन का स्टेज वो बिगड़ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि इसका ओवरऑल जो इफेक्ट है वो क्या है, सो वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम विल इंक्रीज and the perfusion of the juxta glomerulus apparatus will increase। यानी कि जो हमने बात किया था कि जो इसका वस्कुलर पार्ट है फ्लूइड, एक्स्ट्रा वस्कुलर जो फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हम आज देखने वाले हैं एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं। तो अगर हम इसको रिवाइज करें, जो फिजियोलॉजी है ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, बट ये जो स्टेज आ रहा है हम लोग अब ड्रग की तरफ मूव करने वाले हैं, तो एक बार और इसको हम देख लेते हैं। एंजियोटेंसिनोजन है जो ऑलरेडी प्लाज्मा अल्फा 2 जो ग्लोबुलिन है वहां से बनता है, जो बायो मॉलिक्यूल है वहीं से इसका सोर्सिंग है जनरेशन का। ये जो सेल्स हैं ये कन्वर्ट करते हैं इसे एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, जो कि एक डेकापेप्टाइड है, डेका मीन्स 10। ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में जो ऑक्टापेप्टाइड है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है जनरली। और फर्दर ये आगे जो एंजियोटेंसिन थर्ड है फोर्थ है वहां तक ये चेंज होता है, बट जो इसका एक्टिव कंपोनेंट है या
जिसके चलते फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो एंजियोटेंसिन सेकंड है। तो फर्स्ट एक्शन है इसका वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंड है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, एंड थर्ड जो कि जो एंजियोटेंसिन थर्ड है उसका भी ये एक्शन होता है, दैट इज द सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। और इनका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो है राइज इन बीपी। अब ये एक अच्छा पॉइंट है कि जैसे ही बीपी में राइज होगा तो बॉडी अपने फीडबैक मैकेनिज्म से जो सिक्रेशन है उसको वो कम करेगी। इनहिबिशन का जो प्रोसेस है ये बॉडी का अपना खुद का फीडबैक मैकेनिज्म है, बिकॉज ये जो कंडीशन है ये कब ये एक्टिवेट होगी जब सर्टेन लेवल से बीपी डाउन होगा। तो वो जो कंडीशन है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए सोडियम एंड वाटर जो है उसका जो रिटेंशन है वो बढ़ा देगा और उसके चलते वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और इसके चलते जो बीपी लेवल है वापस से मेंटेन होगा। बट जैसे ही एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा जाएगा तो बॉडी अपने आप इस सिस्टम को डंप करेगी विद द हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म्स। तो यहां से हमको ये सब जो पार्ट है वो साथ में लेके चलना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका हम देखें तो जैसे डिस्कस किया हम लोगों ने, रेनिन इसका मेन जो प्रिकर्सर है वो है, और जब इसका सिक्रेशन हो जाएगा तो इसका जो पाथवे है ऑलरेडी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, जो इसका फर्स्ट पार्ट है जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट है। तो जी प्रोटीन जो कपल रिसेप्टर्स हैं एक्ट करने के बाद एक्टिवेशन होगा इनका जैक स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटो जो ऑन्कोजीन्स हैं हम लोगों ने स्टडी किया था, और इसका जो इफेक्ट है वो सेल ग्रोथ, फाइब्रोसिस, एपोप्टोसिस, रीमॉडलिंग ऑफ मायोकार्डियम, वस्कुलर मसल, नेफ्रोपैथी एंड रीनोपैथी। अगर जो कंडीशन है वो वर्स्ट होती जाएगी और हाइपरटेंशन वो कंट्रोल में नहीं रहेगा तो ये कंडीशंस जनरेट होंगी। अब इसके जो रिसेप्टर्स हैं हम जिनको कहते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स, इनका एक मैकेनिज्म है जैसे हम लोगों ने देखा अभी। तो ये जो मैकेनिज्म है वो काम कैसे करता है, द स्पेसिफिक angiotensin receptors are present on the surface of target cell, and there are two subtypes, AT1 and AT2, have been differentiated pharmacologically. Losartan is a selective AT1 antagonist. तो ये यहाँ पे एक important point है, जो इसके सब रिसेप्टर्स हैं दो टाइप से डिवाइडेड है, AT1 और AT2, और जो ड्रग है लोसार्टन ये सेलेक्टिव AT1 एंटागोनिस्ट है। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के बारे में तो डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों ने फार्माकोलॉजी 1 में पढ़ा हुआ है। तो इसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है लोसार्टन में। अब ये एक ड्रग है, इसका कोड दिया हुआ है PD123177, ये सेलेक्टिव AT2 ये एंटागोनिस्ट है। तो ये अभी वो रिसर्च में इसका नेम अभी आया नहीं है तो वो कॉर्ड में चल रहा है, बट हमारा जो फोकस है वो AT1 एंटागोनिस्ट पे है, बिकॉज सेकंड जो पार्ट है वो इतना वो इफेक्टिव नहीं है। जो मेजर रोल है वो AT1 रिसेप्टर का है। बोथ सब टाइप आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जैसा हम लोगों ने भी देखा। हाउएवर ऑल द नोन इफेक्ट ऑफ द एंजियोटेंसिन सेकंड appear to be mediated by AT1 receptors. AT1 receptor utilizes different transducer mechanism in different tissues. जो mechanisms है इनके वो different जो tissues हैं जो organ है उसमें different पाए जाते हैं। जैसे कि first है the phospholipase C and IP3 DAG pathway will increase the intracellular कैल्शियम रिलीज मैकेनिज्म, और ये जो मैकेनिज्म है ये वस्कुलर और विसरल स्मूथ मसल में देखने को मिलेगा। और जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इस पाथवे से जो कैल्शियम है उसका जो इन्फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली
जो कॉन्ट्रैक्शन है वो देखने को मिलेगा. सो द कॉन्ट्रैक्शन बाय एक्टिवेटिंग मायोसिन लाइट चेन काइनेज, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा. तो यहाँ पे अगर हम स्मूथ जो मसल है उसकी बात करेंगे तो ये पाथवे को फॉलो करेगा और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो देखने को मिलेगा. फॉस्फोलाइपेज सी, IP3DAG, इसकी वजह से जो कैल्शियम है वो बढ़ जाएगा और जो एक्टिवेशन होगा वो मायोसिन लाइट चेन काइनेज का होगा और इसके चलते ही जो कैल्शियम है उसका जो इन्फ्लक्स है वो बढ़ेगा. नेक्स्ट जो एक्शन है, it is that is in addition the membrane calcium channels are activated. जो कैल्शियम है अगर उसका जो इन्फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा तो जो चैनल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे. द एनहांस्ड calcium movement also induces the aldosterone synthesis and release. जो कैल्शियम में बढ़ गया है तो इसके चलते जो एल्डोस्ट्रॉन है उसका सिंथेसिस और रिलीज भी बढ़ेगा. द कार्डियक ionotrophy, depolarization of the adrenal medullary autonomic ganglionic cell resulting in the catecholamine release and sympathetic discharge. यानी कि जैसे ही जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो उसके चलते जो कैटेकोलामीन्स हैं उनका सिंथेसिस और जो रिलीज है वो डिफरेंट पार्ट में, चाहे वो कार्डियक हो, गैंग्लियन हो और यहाँ पर है, तो इनका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा. और यही एक पॉइंट है जो शो करता है कि हम ड्यूरिंग हाइपरटेंशन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उनको देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज DAG activate the protein kinase C which phosphorylates several intracellular protein and augment the above responses as well as participate in the promotion of cell growth. अब सेल ग्रोथ वाला जो फंक्शन है यहाँ हम देखें, हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, सेल ग्रोथ को भी ये स्टिमुलेट करता है और वो जो पाथवे है वो प्रोटीन काइनेज सी को फॉलो करता है. बट ये जो सेल ग्रोथ है जैसा हम लोगों ने देखा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल ग्रोथ. और ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है यानी कि जो कैंसरस पार्ट है वहां तक ये जा सकता है या जो फाइब्रोसिस पार्ट है उसमें ये रोल प्ले करेगा. तो ये नॉर्मल सेल ग्रोथ नहीं है. इन लिवर एंड किडनी द एंजियोटेंसिन सेकंड inhibit adenylyl cyclase. The intrarenal homeostatic action involve the phospholipase A2 activation and the prostaglandin and leukotriene production. यहाँ पे कुछ एब्रीवेशंस मैंने यूज किए हैं बिकॉज ये जनरल टर्म्स हैं जो आपको जो फार्माकोलॉजी है उसमें देखने को मिलेगी. तो जो लिवर और किडनी है वहां इसका फंक्शन क्या होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड एंड एडिनाइलाइल साइक्लेस, इसको ये रोकेगा, इनहिबिट करेगा और इसके चलते जो होम्योस्टैटिक जो एक्शन है उसमें फॉस्फोलाइपेज A2 का एक्टिवेशन होगा और जो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स हैं उनका भी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा. अब ये जो पॉइंट है ये अगेन वो स्टेज को बता रहा है कि हाइपरटेंशन का स्टेज है तो वहां पे आपको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी यूज करने पड़ते हैं जो COX-2 इनहिबिटर्स है, हम लोग आगे देखेंगे इसमें. तो दो पॉइंट आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है. फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है कि जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम चैनल्स हैं, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर ये कर रहा है तो उसके चलते जो इन्फ्लक्स है वो बढ़ रहा है कैल्शियम का, तो इसके चलते जो कैल्शियम चैनल है वो एक्टिवेट हो रहे हैं. और अगर आपका कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो रहा है तो फिर कैटेकोल जो अमीन्स हैं उनका जो रिलीज है वो भी बढ़ रहा है. तो यहाँ पे आपको आप नोट कर सकते हैं कि क्यों हम डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो इस कैटेगरी में स्टडी करते हैं, चाहे वो हमारी एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं या जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो हमको देखना है,
और लास्ट पॉइंट आपको बता रहा है लीवर और जो किडनी है वहां पर ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, जो इनका सिक्रेशन है उसको बढ़ा रहा है। यानी कि आपको नॉन स्टेरॉयडल जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो भी इसमें देनी है। तो इसलिए अगर आप देखें हाइपरटेंशन एक जो कॉम्प्लेक्स स्टेज है वो बन जाती है। नेक्स्ट इज in many tissues, especially in myocardium, vascular smooth muscle, and the fibroblast, angiotensin first receptor also mediate long-term effect of angiotensin second on cell growth. अब अगर इसका जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होता रहेगा, यानी कि ये वो कंडीशन है जब बीपी सर्टेन लेवल से लो हो जाएगा, तो ये सिस्टम हो जाएगा एक्टिवेट। और अगर ये एक्टिवेट हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर आपको जो एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। द एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट MAP kinases, TAG2, the tyrosine protein kinase and phosphokinase C, which together enhances the expression of proto and oncogenes, transcription factor and growth factors. As a result, cell growth is promoted and more intercellular matrix is synthesized. अब हमको देखने इसके पैथोफिजियोलॉजिकल रूल, जो मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि यानी कि अगर हम देखें फर्स्ट एक्शन इसका हम लोग बताते हैं कि भाई एंजियोटेंसिन सेकंड की हम बात करें तो इसका जो मेजर एक्शन है वो है वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। बट ये जो एक सिंगल वर्ड है वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, इसको अगर आपको और एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आपको बताना पड़ेगा कि जैसे ही सोडियम और वाटर का जो रिटेंशन है बढ़ जाएगा, उसके चलते स्ट्रेस होगा, उस स्ट्रेस के चलते जो कैल्शियम है उसका जो इन्फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा और उसके चलते जो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। अब जो कैल्शियम है अगर वो सेल के अंदर बढ़ता जा रहा है तो उसके चलते जो कैल्शियम जो चैनल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड इफ द कैल्शियम चैनल्स आर एक्टिवेटेड देन द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द कैटेकोलामीन्स इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये जो कंटिन्यूस पाथवे है ये नंबर ऑफ द थिंग्स इसमें शो करेगा। तो इसीलिए जो रोल्स है इसके वो डिवाइडेड है 5 पार्ट्स में। फर्स्ट है इसका mineralocorticoid secretions, second is the electrolyte volume, blood volume and pressure homeostasis, the development of hypertension, secondary hyperaldosteronism and CNS. Now the first part, mineralocorticoid secretion, there is no doubt that the angiotensin second and also the angiotensin third is the physiological stimulus of the aldosterone secretion. तो इनका जो मेजर रोल है वो ये है कि यानी कि एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है वहां पे जो एल्डोस्टेरोन है उसका वो सिक्रेशन को बढ़ाएंगे और इसके चलते सोडियम एंड वाटर का ये रिटेंशन करेगा। इट ऑल्सो एक्सर्ट द ट्रॉफिक इन्फ्लुएंस ऑन glomerular cells so that the effect are augmented under the condition which persistently raise the angiotensin second level. तो इसकी वजह से जो कंसिस्टेंट राइज है जो एंजियोटेंसिन सेकंड का वो मेंटेन रहेगा। सेकंड पार्ट है इसका इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर होमियोस्टेसिस। The renin-angiotensin system plays an important role in maintaining the electrolyte composition and volume of the extracellular fluid. The changes that lower the blood volume or blood pressure or decrease the sodium content induce the renin release by 3 mechanisms. First mechanism है intrarenal baroreceptor pathway. ये जो पाथवे ये आपको बता रहा है बाय डिक्रीजिंग द टेंशन इन द एफरेंट
glomerular arteriole, it operates partly through increased production of the prostaglandin and partly via stress sensitive ion channels. Second pathway, macula densa pathway, ये आपको बता रहा है that low sodium and chloride concentration in the tubular fluid sensed by macula densa cells trigger this pathway. And it has been found that the COX-2 and neuronal nitric oxide synthase are induced in macula densa cell by sodium depletion. This promote the release of the prostaglandin E2 and the prostaglandin I2 due to increased amount of the COX-2 as well as its activation by nitric oxide. And locally, the released prostaglandin act on juxtaglomerular cells to promote renin secretion. तो इसके चलते जो रेनिन का सिक्रेशन है वो किडनी से क्यों होता है वो इसमें बताया. इसके तीन जो पाथवे हैं वो हैं, फर्स्ट है कि इंट्रा रीनल बैरोरिसेप्टर पाथवे. इसमें होगा कि जो सेल्स हैं आर्टीरियोल से वहां पे जो प्रोस्टाग्लैंडलिन है उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगेगा. और सेकंड जो पाथवे है मैक्यूला डेंसा पाथवे, तो इस पाथवे में क्या होगा, जो COX-2 है उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, साथ ही नाइट्रिक ऑक्साइड जो सिंथेज है वो बढ़ेगा. और ये क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज सोडियम का लेवल कम हो गया. तो अब इसको मेंटेन करने के लिए सोडियम एंड वाटर का जो रिटेंशन है वो करना पड़ेगा. और अगर ये होगा तो जो सेल्स हैं उनके ऊपर एक स्टिमुलस आएगा कि जो रेनिन है उसका सिक्रेशन वो करें. और जैसे ही इसका सिक्रेशन होगा तो सारा जो पाथवे वो एक्टिवेट हो जाएगा. बिकॉज जो मेन प्रोटीन है वो आपके पास है टेंजिनोजन. अब इसके ऊपर वो रेनिन आ गया है तो ये फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड में, फोर्थ में, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा. जो थर्ड पाथवे वो बता रहा है बीटा एडिनोसेप्टर पाथवे. The baroreceptor and the other reflexes which increases the sympathetic stimulus to GJ cells activate B1 adenoceptor expressed on their surfaces. This increase the intracellular cyclic AMP triggers the renin release. यानी कि जो पाथवे है वो बता रहा है कि जो बैरो जो रिसेप्टर है और ये सब जो काम हो गया है उसके चलते फिर क्या होगा कि इनकी सेल है, जो सेल्स हैं जेक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, तो इन सेल्स के ऊपर जो बीटा 1 जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्सप्रेस्ड है. तो फिर उसके चलते ये जो साइक्लिक एएमपी है वो भी इसको सपोर्ट करेगी और जो रिलीज है वो रेनिन का वो बढ़ जाएगा. दिस इंक्रीज्ड रेनिन इज ट्रांसलेटेड इनटू इंक्रीज्ड प्लाज्मा एंजियोटेंसिन सेकेंड which produces acute rise in BP by vasoconstriction. More long lasting effect by directly as well as indirectly and increasing the sodium water reabsorption in the kidney. Rise in BP in turn inhibit the renin release. Long loop negative feedback mechanism. तो जैसा हम लोगों ने देखा कि पाथवे है, तो पाथवे ये जब तक चलेगा जब तक कि बीपी का लेवल नॉर्मल नहीं आ जाएगा. और जैसे ही बीपी अगर नॉर्मल आ गया है और नॉर्मल से बढ़ने लगेगा तो ये वापस से जो पाथवे है यहाँ पे स्ट्रेस जाएगा और जो रेनिन है उसका सिक्रेशन रुकेगा. तो राइज इन बीपी इन टर्न, और इसको हम कहेंगे लॉन्ग लूप नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. इट हैज बीन शोन दैट द एंजियोटेंसिन सेकेंड कैन बी फाउंड विद इन द किडनी एंड exert the important local regulatory effect. A short loop negative feedback mechanism operate within the kidney
which means the activation of AT1 receptor on the GJ cells inhibit the renin release directly. Long-term stabilization of BP despite varying salt and water intake appears to be achieved through these mechanisms. Now, the mechanism of regulation of renin have the important pharmacological implication. ACE inhibitors and AT1 antagonists enhance the renin release by interfering with both the short loop and long loop negative feedback mechanism. Vasodilators and diuretics stimulate the renin release by lowering BP. Loop diuretics increase the renin production by reducing the entry of sodium and chloride into macula densa. Central sympatholytic and beta blocker decrease the renin release by interfering with beta adenoreceptor pathway. And finally, non-steroidal and anti-inflammatory drugs, including the selective COX-2 inhibitors and nitric oxide synthase inhibitor, decrease the renin release by inhibiting the prostaglandin production, and it causes सोडियम एंड वाटर रिटेंशन. तो यानी कि ये जो 5 जो मैकेनिज्म्स हैं ये हमको बता रहे हैं कि जो नेचर है वो किस टाइप की ड्रग की रिक्वायरमेंट है इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए.